हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सलाम, नमस्ते, खुशामदीद, जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। और आपको मैंने जैसा कि बता दिया है कि ऑफलाइन क्लासेस हमारी बहुत शुरू हो चुकी हैं, सारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और सारी टीम हमारी मेहनत से लग चुकी है। तो जिन लोगों को ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो वो देर ना करें, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। और हर बार हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, इस बार भी कुछ नया करेंगे। तो बहुत बेहतरीन से लगिएगा, आइएगा और अ, कुछ चीजें हम साथ मिलकर करते हैं और पढ़ने का नजरिया बदलते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को जो ऑफलाइन आना चाहते हैं, और आइए, कॉन्फिडेंस से आइएगा। आज संख्या थोड़ी और ज्यादा आएगी, लगातार बढ़ी रही धीरे धीरे। तो ऐसा ना हो कि बैचेस फुल हो जाएं और फिर आप ज्वाइन नहीं कर पाए। हमारे पास सीमित जगह है, तो सीमित सीट है। हालांकि हम बैठा तो बहुत सारे ले, लेकिन हमारे पास जगह इतनी बड़ी नहीं है। तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जल्दी ज्वाइन करें। किसी वस्तु का वैद्युत आवेश, देखिए बड़ा मजा आ रहा है। मैंने बताया था कि न्यूमेरिकल का सीरीज चल रहा है, न्यूमेरिकल लगातार चल रहे हैं। तो जिन लोगों ने थ्योरी पढ़ी है, जिन लोगों को चैप्टर आता है अच्छे से, तो वो न्यूमेरिकल सीख सकते हैं। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल चल रहे हैं, और कम लोग कराते हैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल। और प्राइवेट बुक के भी चलेंगे, गैस पेपर के भी चलेंगे। कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा आए और आप एक अच्छा एंट्रेंस में बैठे तो अच्छा प्रदर्शन कर पाए। किसी वस्तु का, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकरण है। मतलब समझिएगा, क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। कह रहे हैं किसी वस्तु का जो आवेश है वो क्वांटीकृत है, यानी किसी वस्तु पर जो आवेश है वो क्वांटीकृत है, यानी क्वांटीकरण का पालन करता है, जो मिलीकन ने बताया था। आगे कह रहे हैं इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है। तो बड़ा सिंपल है। इस प्रकथन से ये तात्पर्य है, इस प्रकथन से या इस कथन से ये तात्पर्य है, किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो मनचाहा नहीं दिया जा सकता, ना लिया जा सकता है, बल्कि जो मूल आवेश होता है, एलिमेंट्री चार्ज या फंडामेंटल चार्ज, उसका पूर्ण गुणज ही लिया और दिया जा सकता है। यानी आप छोटे लेवल पर क्वांटीकरण का पालन जो होता है वो छोटे लेवल पर होता है, बड़े लेवल पर नहीं होता है। इन्होंने कहा भी है इस बात को, स्थूल तथा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेश से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं, यानी कैसे उपेक्षा कर सकते हैं। तो दोनों का आंसर हम देने वाले हैं, आइए समझिए बात को। कह रहे किसी वस्तु पर जो आवेश है वो वैद्युत आवेश का क्वांटीकृत है। क्या है? तो लिख देते हैं ए का आंसर। इस कथन का तात्पर्य 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 ये है कि किसी किसी भी वस्तु पर आवेश मनचाहा या जितना चाहे उतना नहीं दिया व लिया जा सकता है, बल्कि बल्कि उस पर आवेश बल्कि उस पर आवेश मूल आवेश का मूल आवेश मतलब ई का पूर्ण गुणज ही लिया व
दिया जा सकता है। कह रहे हैं किसी वस्तु पर वैद्युत आवेश क्वांटिटी का इस कथन से क्या तात्पर्य है? तो इस कथन का तात्पर्य यह है किसी भी वस्तु पर आवेश मन चाहे या जितना चाहे उतना नहीं दिया व लिया जा सकता है, बल्कि उस पर मूल आवेश का पूर्ण गुणज ही लिया व दिया जा सकता है, यानी कि ले दे सकते हैं कितना, मूल आवेश का पूर्ण गुणज। तो आओ, इसका आंसर आपको मिल गया। दूसरा क्वेश्चन इसका जो है वो ये है, स्थूल या बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेश व्यवहार करते समय, बड़े पैमाने पर आवेशों का व्यवहार करते समय वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? उपेक्षा का मतलब होता है बच्चों इग्नोर, इसका मतलब होता है इग्नोर करना। तो इग्नोर कैसे कर सकते हैं, उपेक्षा कैसे कर सकते हैं, यानी यहाँ पर बड़े लेवल पर जब हम आवेश को लेंगे देंगे तो ये क्वांटीकरण का पालन नहीं करेगा, जबकि इसमें क्या कर रहा है, तो क्वांटीकरण का पालन कर रहा है। कह रहा है वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है। क्वांटीकृत का मतलब होता है किसी वस्तु पर जो आवेश है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज है। पूर्ण गुणज का मतलब होता है ई का या तो 1 टाइम्स होगा, मूल आवेश क्या होता है ई, इसे बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज या फंडामेंटल चार्ज। इसका या तो 1 टाइम्स होगा या 2 टाइम्स होगा या 3 टाइम्स होगा या 4 टाइम्स होगा। तो जब क्वांटीकरण है तो वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा ही होगा, नौने पौने नहीं होगा। जैसे 2/3 ई नहीं होगा, 0.5 ई नहीं होगा, 1/2 ई, 3/4 ई, ऐसे नहीं होगा। जब भी होगा तो ई का पूर्ण गुणज होगा। पूर्ण गुणज का मतलब होता है परफेक्ट इंटीजर, यानी कि परफेक्ट इंटीजर होगा ई का 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, ऐसे करके होता है। 100 टाइम्स हो सकता है, 2/5, 2.3, ऐसे करके नौने पौने नहीं होता, पूरा पूरा होता है। तो ये वाली बात इसमें कही है, कह रहा है क्वांटिकरण। अगली बात ये कह रहे हैं स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर, स्थूल का मतलब होता है बड़ा, माइक्रो, बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेश का व्यवहार करते समय, व्यवहार का मतलब होता है लेने या देने पर, आवेश को लेते या देते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? तो हम उपेक्षा कर देते हैं, तो हम क्वांटीकरण का पालन नहीं करते हैं, यानी क्वांटीकरण को फुल तरीके से क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो आइए मैं इसका भी आंसर दे ही देता हूं बच्चों। आओ लिखो बी आंसर। स्थूल या बड़े पैमाने पर आवेश का व्यवहार करते समय, स्थूल या बड़े पैमाने पर आवेश का व्यवहार करते समय मतलब आवेश को लेते या देते समय हम करते समय क्वांटीकरण का कोई महत्व नहीं होता है, अर्थात क्वांटीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं, क्वांटीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं बड़े पैमाने पर। वो लिख दिया मैंने, स्थूल या बड़े पैमाने पर आवेश का व्यवहार करते समय क्वांटीकरण का कोई महत्व नहीं होता है, अर्थात हम क्वांटीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि यह है कि इसका कारण यह है कि
एक माइक्रो कूलाम आवेश में, ऐसे कुछ भी ले लो, एक माइक्रो कूलाम, 2 कूलाम, 3 कूलाम, 1 कूलाम, कितना भी ले लो, 1 कूलाम अगर ले लें, 1 माइक्रो कूलाम ले लें, कुछ भी ले, 1 माइक्रो कूलाम बहुत छोटा है लेकिन फिर भी बड़ा माना जाएगा। 1 माइक्रो कूलाम में, कूलाम आवेश में 10 की पावर 13 ये निकाल लेते हैं, इसे निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं। कोई बड़ा ले ले रहा है, मान लो क्यू बराबर ले लिया हमने, क्यू बराबर ले लिया, 1 कूलाम ले लो, हटाओ, कितना ले लो, 1 कूलाम। एन बराबर यहाँ निकाल लेते हैं, निकाल के देख लेते हैं। एक 1 माइक्रो कूलाम ले लो खाली, क्या ले लो, 1 माइक्रो कूलाम। चलो एन बराबर निकाल लिया। फॉर्मूला जानते हैं हम, क्या फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, Q इक्वल टू एन। एन निकालना है कितना आएगा, तो निकालें, Q की वैल्यू लगा दो, कितनी है, 1 माइक्रो कूलाम। एन निकालना है, E की वैल्यू लगा दो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 100। लेकिन आवेश माइक्रो में नहीं लगाया जाता, तो माइक्रो को हटाना पड़ेगा, 10 की पावर माइनस का 6 एन इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 9। ऐसे बहुत छोटा ले लिया हमने 1 माइक्रो कूलाम। ऐसे 2 कूलाम ले लो, 1 कूलाम ले लो, 3 तो और बड़ी हो जाएंगे। अरे जितने बड़े आवेश पे लोग हैं, क्वांटीकरण से कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, उपेक्षा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण गुणज हो जाता है। गुणा में सामने वाले के अपॉइंट में जाएगा, इक्वल टू एन। एन इक्वल टू आप जानते हो क्या होगा, पॉइंट हटाओगे ऊपर जीरो बढ़ाओगे, 10 इंटू 10 दी पावर माइनस 6, ये माइनस के ऊपर जाके प्लस की 19 आ जाएगी अपॉन 60। 10, एक जीरो इधर निकाल लो, पहले कितनी बचेगी, 19 में 6 गया तो 13, 10 की पावर 13/16, तो लगभग लगभग 10 की पावर 13 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 10 की पावर 13, काट पीट लो तो 10 की पावर 12 आ जाएंगे। तो मैं 10 की पावर 13 का पूर्ण गुणज मान लेता हूँ, इसे काटेंगे तो पॉइंट में संख्या आएगी किसकी, 10 की पावर 13 की। तो ये वाली बात मुझे लिख के दिखानी है कि यदि 1 माइक्रो कूलाम आवेश लिया या दिया जाए, तब इसमें 10 की पावर 13 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, 10 की पावर 13 आवेश का गुणज होगा, ये लिख सकते हैं, 10 की पावर 13 आवेश का गुणज होगा। अर्थात बड़े पैमाने पर आवेश को सतत मानकर ही व्यवहार करते हैं, व्यवहार करते हैं। ये बात समझ आ गई। जब बहुत बड़े लेवल पे आएगा तो अपने आप में पूर्ण गुणज होता है। 10 की पावर 13 के पॉइंट में 10/16 लिखा है, 10/16 ऐसे 10 की पावर 13 थी, इसमें से एक जीरो इधर निकाल लो, कितना हो गया, 100/16 गुणा 10 की पावर 13। इसे काट लो, 16 को 4 चौक 16, 4 25, 4 से काटो, 4 छंग 24, 4 दूनी 4 पंजे 20, 6.25 इंटू 10 की पावर 13। इसमें से 2 जीरो और निकाल लो तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। जैसे पॉइंट हटाओगे यहाँ पर माइनस क्या कर दोगे, 2, तो ये आ गया 625 इंटू 10 की पावर 11। देखो जब बहुत बड़े लेवल पर आवेश को लिया और दिया जाएगा तो अपने आप क्या आएगा, पूर्ण गुणज जाएगा। कितना आएगा, पूर्ण गुणज। देखो पूरा पूरा आएगा, 10 की पावर 6, 10 की मतलब पूरा पूरी संख्या आ गई। तो यही कंडीशन है कि हम बहुत बड़े लेवल पर जब आवेश को लेते देते हैं तो वो क्या होता है, वही लिख दिया हमने, स्थूल या बड़े पैमाने आवेश का व्यवहार करते समय क्वांटिकल का कोई महत्व नहीं होता, अर्थात हम क्वांटिकल की उपेक्षा कर सकते हैं। इस कारण ये है कि अगर 1 माइक्रो कूलम आवेश दिया जाए तब इसमें 10 की पावर 13 आवेश का गुणज होगा, अर्थात बड़े पैमाने पर यह इलेक्ट्रॉन का या मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा, लिख सकते हो। आवेश का सतत मानकर ही व्यवहार में लाया जाता है, यानी व्यवहार किया जाता है।
तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जांच कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है, जय कांच की जहां जांच कीजिए लिखा हुआ, ये जांच जांच कीजिए कि छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं। जांच कीजिए कि रेशम के टुकड़े छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तु के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण के नियम की, ये नियम लिखा होगा, नियम से लिख दिया है, नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है, यानी किस प्रकार और आवेश संरक्षण का पालन करता है। आवेश संरक्षण का क्या मतलब होता है? आवेश संरक्षण का मतलब होता है आवेश जितना पहले उतना ही बाद हो। संरक्षण का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, कंजर्वेशन, बचाना किसी चीज को। तो क्या होता है, ये आवेश को बचाया जाएगा। आवेश जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। आवेश को ना ही तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि अगर कुछ कर सकते हैं तो आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश को आप सोचो खत्म कर दें या नष्ट कर दें, ये नहीं हो सकता। ये खासियत होती है कि अगर दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो उनका ये विशेष गुण होता है कि एक वस्तु पर धनावेश आ जाएगा और एक वस्तु पर ऋणावेश आ जाएगा। यानी रगड़ने से पहले वो उदासीन अवस्था में होंगे, कुल आवेश उनका 0 होगा। अगर मान लो हमने एक छड़ ले लिया और एक रेशम ले लिया तो पहले का आवेश छड़ का और रेशम का 0 माना जाएगा, क्योंकि उसमें कोई आवेश है ही नहीं, वो वस्तु है। रगड़ने के बाद एक पर जितना प्लस आएगा उतना ही उस पर माइनस आएगा, तो कुल आवेश अगर देखा जाए तब भी 0 ही रहेगा। जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो कुल आवेश क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, न्यूट्रल फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि उदासीन अवस्था में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आवेश संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। रगड़ने से पहले जितना आवेश था 0, रगड़ने के बाद भी कितना रहा? 0। तो इसका मतलब कुल आवेश जो है वो 0 ही रहा। तो ये आवेश संरक्षण के नियम की क्या करता है? पुष्टि करता है। तो इस बात को हमें लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। आओ, रगड़ने से पहले रगड़ने से पहले पहले रेशम व छड़ पर आवेश शून्य होगा। शून्य शून्य होगा। शून्य शून्य होगा, अर्थात ये उदासीन उदासीन अवस्था में होंगे, अतः कुल आवेश शून्य होगा। रगड़ने के बाद इनका ये विशेष गुण पाया जाता है
रगड़ने के बाद यदि छड़ पर धनावेश आ जाता है, मान लिया हमने छड़ पे क्या आ गया, धनावेश आ जाता है, तो घर्षण के कारण रेशम पर उतना ही, या रेशम पर जितना धनावेश आ जाता है छड़ पर उतना ही ऋणावेश आ जाता है, ये कह सकते हो रेशम पर उतना ही ऋणावेश नेगेटिव चार्ज ऋणावेश आ जाता, अर्थात रगड़ने के बाद दोनों का कुल आवेश शून्य ही होगा, शून्य ही होगा। अतः स्पष्ट है कि जांच कीजिए कि दोनों आवेश आ जाता है। इस प्रकार परिघटना अन्य युग्मों के परीक्षण की जा सकती है। ये परीक्षण आवेश के संरक्षण नियम की पुष्टि करता है। स्पष्ट है कि ये आवेश संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। नियम की पुष्टि करता है। सीधी सी बात है, रगड़ने से पहले दोनों न्यूट्रल फॉर्म में होंगे, यानी उदासीन अवस्था में होंगे, तो उनका कुल आवेश 0 रहा। रगड़ने के बाद जितना एक प्लेट पर, एक पर छड़ आया एक वस्तु पर, दूसरे पर एक वस्तु पर जितना धनावेश आया दूसरी वस्तु पर उतना ही ऋणावेश आ गया। कुल आवेश धनावेश ऋणावेश मिलकर फिर उदासीन कर देंगे, यानी कुल आवेश क्या रहा, शून्य रहा। तो अर्थात कैसे भी लिखिए कि उदासीन कर देंगे या शून्य रहा, अर्थात ये ऊर्जा संरक्षण के नियम की क्या करते हैं, पुष्टि करते हैं। सीधी सी बात है, बहुत अच्छा सा फंडा है। तो आशा करता हूं